Please join the video again. अब काइंडली आप लोग मुझे बताइएगा, एक बार मैं अपनी स्लाइड्स को स्क्रॉल करता हूँ कि आप लोगों को मेरी स्लाइड्स नजर आ रही है नहीं आ रही. आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्क्रॉल थ्रू द स्लाइड्स एंड लेट मी नो इफ यू कैन सी दीज और नॉट. आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द स्लाइड्स जस्ट टू सी दैट अगर आप लोगों के पास ये स्ट्रीम आ रही है नहीं आ रही. काइंडली इसको कमेंट कर दिएगा. ओके ओके परफेक्ट. मुझे आप लोग एक बात बताएं. मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के एंड तक आप लोगों को लेक्चर दिया, तो मुझे क्या वो रिपीट करने की ज़रूरत है या मैं बस स्लाइड्स के थ्रू आप लोगों को एक बारी वो उसका ब्रीफ समरी दे दूं? मुझे इसका जवाब दें कि क्या मुझे दोबारा सारा रिपीट करना है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन क्या उनको मैं स्लाइड्स के थ्रू थोड़ा सा समरी के थ्रू एक्सप्लेन कर दूं? वट एवर यू थिंक इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू, काइंडली मुझे बता दें. ओके ठीक है, मैं फिर समरी दे देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू स्लाइड्स एंड आई होप आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग के आइडियाज क्लियर हुए होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई वाज सेइंग कि इन आइडियाज पे मैंने बात की थी कि फॉलोइंग पॉइंट्स क्या हैं. आइडियाज और ये 2016 की एग्जामिनर रिपोर्ट कंपलसरी सब्जेक्ट ऐसे के ऊपर बात हुई थी, और इसके ऊपर बात मैंने ये की थी कि एग्जामिनर ने फला चीजें उस 81% लोग जो फेल होते हैं उसको अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. और उन रीजंस के अंदर क्या चीज इंक्लूडेड है? नंबर 1, आइडियाज वर प्रेजेंटेड एट रैंडम, लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी, वो रिसर्च बेस्ड फैक्ट नहीं थे, कोहेरेंस और क्रिएटिविटी नहीं थी, आर्ग्यूमेंट मल्टीपल एंगल से बिल्ड नहीं होता था और ना उसको सब्सटैंशिएट किया जाता था फैक्ट्स के साथ, और आउटलाइन ऑफ एसे वाज नॉट प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड, और अगर कोई आइडियाज मेंशन भी थे तो दे वर नॉट डिस्कस्ड इन द एसे. सो दीज वर द मेन एग्जामिनर रिपोर्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. फिर उसके बाद मैंने आपको ब्रीफली बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एसे कैसे है. देयर आर 3 पार्ट्स टू एन एसे व्हिच आर द इंट्रोडक्शन, the body and the conclusion. This is your part 1, this is your part 2 and this is your part 3. part 1 और part 3 यानी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को मैंने आपको बताया कि आपने इसको अराउंड 10% देना है और 80% आपने बॉडी को देना है. फिर मैं आपको ये बताया था कि ये इंट्रोडक्शन की जो स्लांटिंग लाइन है, जिस तरीके से ये कन्वर्ज हो रहा है, और कंक्लूजन जिस तरीके से डाइवर्ज हो रहा है, इसके पीछे एक साइंस है. दिस इज जस्ट नॉट अ फिगर, देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस, और हम उसको डिस्कस करेंगे. और ये बॉडी क्या करती है इसको भी हम आगे जाके अभी देखेंगे. ओके फिर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की, हमने कहा इंटरोगेटिव मेथड क्या है, कन्वेंशनल क्या है. आई जस्ट गो एज फास्ट एज आई कैन. मैंने बात की हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ, और इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर मैंने बात की. मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने इनकी बेसिस पे आपने क्या करना है कि सारे के सारे अपनी जो आउटलाइंस बनानी है, इसके अंदर कुछ नहीं रुकना, इंटरोगेशन करनी है, सवाल करने हैं. उसके बाद जो जो आपके सवाल होंगे उसका आपने एक फिल्टर करके उसके आउटलाइंस बना देनी है. आप यू आर बेसिकली इंटरोगेटिंग अ टॉपिक, सवालात पूछ रहे हैं. फिर मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड बताया. कन्वेंशनल मेथड के अंदर मैंने आपको किस तरीके से बताया कि आप अपना टॉपिक लिखते हैं बीच में. उसके बाद आप क्या करते हैं, जो आपके जहन में आता है आप पहला उसका यहाँ पे लिख देते हैं टॉपिक, फिर आप यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड, एंड देन यू गो फॉर थर्ड एंड एक्सेट्रा. जब आप ये कर लेते हैं फिर यू डिग फर्दर इनटू योर टॉपिक, सब टॉपिक्स दैट यू हैव क्रिएटेड. जैसे कि मैंने कहा कि जी इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पाकिस्तान है, मैं इधर पहली बात लिखता हूँ कि इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पाकिस्तान इन डिक्लाइन. अब डिक्लाइन के आगे मैं क्या लिखूंगा कि भाई डिक्लाइन किस तरह है, करंट अकाउंट डेफिसिट है. यहाँ पे मैं जाके एक और पॉइंट लिखूंगा, फिस्कल डेफिसिट है. यहाँ पे मैं लिखूंगा सर्कुलर डेट है.
अब यहाँ पे आ जाए फिस्कल डेफिसिट, मैंने बोला जी फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्यों है जी? रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है वो नहीं है। इस तरह कर करके मैंने पॉइंट्स बना लिए सारे। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट होगा, मैं क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरे पास कौन से पॉइंट्स अच्छे हैं। मैं ये कहूंगा कि ओके दिस इज अ रैशनल पॉइंट, ये ठीक है, ये पॉइंट मेरा ठीक नहीं है, ये इसको पिक कर लेता हूँ, इसको पिक कर लेता हूँ, नॉट दिस वन, दिस इज अ गुड पॉइंट, दिस इज अ गुड पॉइंट। इस पॉइंट में मैं थोड़ी देर तक सोचता हूँ, अच्छा ये ठीक है, ये नहीं ठीक, और ये रेलिवेंट है। मैंने क्या किया कि मैंने जब अपने पूरे ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू अपने आइडियाज को देखा, तो मैंने अपने फिर फाइनल फिल्टरिंग के अंदर अपने पॉइंट्स पिक किए। फिल्टरिंग के बाद जब मैंने पॉइंट्स पिक किया, अब अगला स्टेप मेरा क्या है, मैंने उसको मार्किंग करनी है कि अब मैं अपने आउटलाइन में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करूं। मैं कहता हूं इसको नंबर 1 पे ले आओ, दिस पॉइंट इज नंबर 2, ये बेहतर रहेगा, ये नंबर 3 बेहतर रहेगा, ये नंबर 4 बेहतर रहेगा, ये नंबर 5 बेहतर रहेगा, एंड सो ऑन करते हुए आपने कम से कम 10 से लेके 11 पॉइंट जो हैं आपने बनाने हैं। इट इज इंपॉर्टेंट। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद होता है रफ ड्राफ्ट के अंदर गंद डालना, और गंद डालने के बाद उसके अंदर से सोना निकालना। सोना यानी आपने उसको तराशना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें जितना आप कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं। I hope this summary was enough, and let me just check if everything would be good. Okay, okay, ठीक है। This was a summary, and now let's proceed further. आप लोगों का आई होप ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, और आपको ये पता लग गया होगा कि अगर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी है तो आपके एग्जामिनर रिपोर्ट की ये वाली जो बातें हैं कि आइडियाज जो रैंडम प्रेजेंट होते हैं और जो आर्ग्यूमेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव से नहीं आता, वो आपके टैकल होंगे। क्योंकि मल्टीपल पर्सपेक्टिव इसी तरह बनता है जब आप अपने दिमाग पे जोर डाल के उसको आगे सॉल्व करते हैं। वी आर नाउ गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो एसे का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो आपका अराउंड 10% है वो आपका किधर मैटर करता है, वो आपका इंट्रोडक्शन पे मैटर करता है कि दिस इज द इंट्रोडक्शन। और मैंने जो आपको बात बताई थी कि ये स्लांटेड लाइंस क्यों है, कि व्हाई इट इज स्लांटिंग डाउन दिस वे, वो उसकी रीजन अभी यहां मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ऐसे के अंदर हमने कहा पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, पैराग्राफ। इसी तरह इंट्रोडक्शन के भी पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन के ओवरऑल या जेनेरिकली मैं बोलूंगा कि इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन के आपका जो भी इंट्रो है उसके कितने पार्ट्स हैं? उसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन, डिसिप्लिन, फील्ड, कॉन्टेक्स्ट या टॉपिक। अब हम क्या करते हैं कि इस पार्ट के अंदर वी ट्राई टू गिव अ जनरल स्टेटमेंट। हम जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेट सपोज इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पाकिस्तान की मैं दोबारा बात कर रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट नहीं शुरू कर दूंगा अपना इंट्रोडक्शन कि जी इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पाकिस्तान इज ऑन द डिक्लाइन, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पाकिस्तान सिंस 2000 दिस hasn't been improved and the reasons are this. No, always start with a general statement. ठीक है, के टॉपिक के परस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन आप यूं कर लें, आप कहें जेनेरिक स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट किस तरह आपने लानी है, आप इस तरीके से बात करें, आप कहें कि फॉर अ कंट्री टू प्रोग्रेस in the contemporary times, the economy of the country matters a lot. If we look at all the developed countries, we see one thing, and that is that they have very strong economies. And when their economy is strong, their politics is strong. When their politics is strong, their domestic, their regional and their international standing is strong. तो मैंने क्या किया, मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी जिसके अंदर मैंने एग्जामिनर को यह बताया कि भाई इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने डायरेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात नहीं की, मैंने सिंपल एक जेनेरिक स्टेटमेंट दी है। तो और ये बात अब देखिए, ऑल्सो कंसिडर हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन द टॉपिक। एक जेनेरिक स्टेटमेंट आ रही है, आपने उसकी दुनिया से रिलेटेड बात की, अभी आपने टॉपिक पे बात नहीं की। ओके, वंस दिस थिंग इज डन, द नेक्स्ट थिंग इज द थीसिस स्टेटमेंट या फोकस, जिसको हम इधर कह रहे हैं। As necessary indicate relevant debate, previous research, etc.
रेलेवेंट डिबेट पे हम फोकस करेंगे कि रेलेवेंट डिबेट क्या है। जो कि रेलेवेंट डिबेट होती है हमारी थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है कि आपका स्टांस क्या टॉपिक पे। इकोनॉमिक स्टेटस की मैं बात कर रहा हूं तो मेरा स्टांस क्या है, मैं कहूंगा कि जी द इकोनॉमिक स्टेटस इन पाकिस्तान इज नॉट डूइंग सो वेल, द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पाकिस्तान इज इन द डिक्लाइन। ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट है। मैंने जेनेरिक बात की, जेनेरिक बात के बाद मैंने थीसिस स्टेटमेंट दे दी। इससे क्या हो रहा है, जेनेरिकली आके एग्जामिनर को पता लग गया कि अब ये स्टूडेंट बात किस पे करने लगा है, उसकी जो रेलेवेंट डिबेट है वो किस बात पे होने लगी है, वो प्रॉब्लम को डिफाइन करने लगा है, डेफिनेशन या वो उसके स्कोप बता रहे हैं इन टाइम और प्लेस। हम इकोनॉमिक्स इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ स्पेस में प्लेस का स्कोप दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अब आप देख रहे हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक हो रहा हूँ। आई एम बीइंग स्पेसिफिक। मैंने ब्रॉडली अपना आइडिया शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मैं छोटा होता गया, यानी उसको मैं स्पेसिफिक करता गया। फिर उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज द आउटलाइन ऑफ मेन आइडियाज। अब आपने क्या करना है इंट्रोडक्शन के अंदर, वंस यू हैव मेंशन्ड योर थीसिस स्टेटमेंट और आपने बता दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बात होने लगी और इस तरीके से बात होने लगी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डिक्लाइन पे है, तो अब मैं थोड़े से आइडियाज दूंगा। मैं कहूंगा पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों डिक्लाइन पे, भाई ये हो रहा है वो हो रहा है इस वजह से, उन वजूहात से। एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ और अ वेरी समराइज्ड मेन आइडियाज। जैसे कि टेल द रीडर द सीक्वेंस ऑफ योर सेक्शन इश्यूज इन द बॉडी ऑफ योर एसे। और वो क्या, वो मैं अपने बताऊंगा कि भाई मैं अब लिखने क्या लगा हूं, मैं किन वजूहात और किन रीजंस के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने वन लाइनर बताना है। मैं जैसे बोलूंगा कि फिस्कल डेफिसिट इज ग्रोइंग ईयर बाय ईयर एक्सेट्रा। Furthermore, the circular debt, it is not improving, rather it is getting worse day by day. फिर उसके बाद मैं लिखूंगा additionally we also have the declining revenue generation and etc. तो अब आप देखें मैं मजीद स्पेसिफिक हो गया। पहले मैंने जेनेरिकली अपना टॉपिक बताया, टॉपिक बताने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको सिंपल और मजीद छोटा करके मैं स्पेसिफिक हो गया। आपका इंट्रोडक्शन बेसिकली इस तरीके से होना चाहिए कि यू स्टार्ट विद अ जनरल स्टेटमेंट। आपने जनरल स्टेटमेंट दी, उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट दी, और उसके बाद आपने थोड़ी बहुत अपनी आउटलाइन के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कि मैं बताने क्या लगा हूं। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली क्रिएट एन इंट्रोडक्शन। इसलिए इसकी स्लांटेड हाइट का मकसद ये होता है, यू स्टार्ट फ्रॉम अ जेनेरिक स्टेटमेंट, यू बिकम a bit specific in terms of what topic you are going to tell, and then you become more specific by telling what you are going to include in your uh, topic which you are going to mention. I'll just take a look to see your reviews. देखिए मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस एंटरटेन करूंगा स्लाइड के एंड पे, तो काइंडली लेक्चर के एंड तक रहें। क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन तब होगा। अभी अगर आप लोगों को मेरी कोई आवाज़ ठीक नहीं आ रही, वीडियो फीड नहीं आ रही, इस तरीके से आप लोग मुझे अपडेट करें। क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सेशन एंड पे है। आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ आई होगी। Now let's move forward and let's go to the structure या body। एसे का स्ट्रक्चर और बॉडी क्या है? एसे और स्ट्रक्चर बॉडी बहुत सिंपल है। ये इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन की तरह आपको जेनेरिकली से स्पेसिफिक नहीं होना पड़ता, बट बल्कि इट हैज अ वेरी सिंपल पैटर्न एंड दैट इज टू रिमेन कंसिस्टेंट इन वन पैटर्न। वो क्या है? हमने देखा है कि पैराग्राफ जो होता है वो 80% इंक्लूड करता है आपकी एसे की लेंथ को। तो यानी दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू बी राइटिंग अबाउट योर आउटलाइन। आपने जो आउटलाइन बनाई है, आउटलाइन के अंदर जो आप लोगों के पॉइंट्स हैं, आपने यहाँ पे सारे के सारे एक्सप्लेन करने हैं। एक चीज याद रखें, पैराग्राफ रेंज 100, 150 टू 200 वर्ड्स का पैराग्राफ है। इट डिपेंड्स अपॉन योर राइटिंग। ट्राई करें 100 वर्ड से काम करना हो। 100 वर्ड्स यानी 6 से 7 लाइनें। कोशिश करें 150 से 200 लफ्जों के बीच में रहें। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम क्या करते हैं। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 एंड सो ऑन।
अब आपने क्या करना है कि आपने पैराग्राफ का जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। अब वो किस तरह है ये देखें, पैराग्राफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है आपका टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस आपने बोलना है। मैंने एक आउटलाइन के अंदर बनाई थी कि वाई इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पाकिस्तान इज ऑन द डिक्लाइन, और उसके आगे मैंने एक पॉइंट बनाया कि जी रेवेन्यू जनरेशन नहीं है हमारी। तो मैं लेट सपोज यहाँ पे बात करता हूँ रेवेन्यू जनरेशन की। अब रेवेन्यू जनरेशन यहाँ पे क्या होनी है, टॉपिक सेंटेंस क्रिस्प होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वन लाइनर होना चाहिए, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस, तो यानी एक सेंटेंस, दो के अंदर नहीं जाना। क्योंकि पैराग्राफ का जो ओपनिंग सेंटेंस होता है, जो टॉपिक सेंटेंस होता है, वो रीडर को इंडिकेट करता है कि आप किस टॉपिक पे लिखने लगे हैं, आसानी पैदा होती है। मैंने मिसाल के तौर पे आपको दिया कि अब मैं लिखने लगा हूं पैराग्राफ रेवेन्यू जनरेशन पे। मैं पहला टॉपिक सेंटेंस सिंपल बनाऊंगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसके अंदर। मैं सिंपल ये कहूंगा कि द रेवेन्यू जनरेशन इन पाकिस्तान हैज बीन इन द डिक्लाइन सिंस द लास्ट 10 years डॉट। अब क्या हुआ, मैंने एग्जामिनर को सिंपल बता दिया कि भाई मैं रेवेन्यू जनरेशन पे बात करने लगा हूं, और रेवेन्यू जनरेशन को मैंने बोला है कि वो डिक्लाइन पे है। तो अब एग्जामिनर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आगे आने वाली बॉडी में, जो पैराग्राफ की बॉडी है, उसके अंदर मैं उसको रीजंस दूंगा कि भाई 10 सालों से डिक्लाइन पे क्यों है। इसलिए जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसके अंदर आपका आता है पार्ट 3, विच इज द सपोर्टिंग एविडेंस। मैं अब एविडेंस दूंगा, इसके अंदर मैंने 2 3 4 डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज आपने बताने, आपने रीजन देनी है कि भाई रेवेन्यू जनरेशन क्यों डिक्लाइन पे है। मैं पहले बोलूंगा सपोर्टिंग एविडेंस जो है, सपोर्टिंग एविडेंस अगर मैं 1 की बात करूं, मैं कहता हूं जी पहली रीजन तो ये है कि जी बहुत सारा जो टैक्स है वो डायरेक्टली कलेक्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमारी ज्यादातर ब्लैक इकोनॉमी है, इकोनॉमी रजिस्टर्ड ही नहीं है, लोग फाइलर नहीं है ऑलमोस्ट 80%, जिसकी वजह से हमें कंफर्म नहीं होता कि कौन टैक्स लायबल है या नहीं है। सेकंड पॉइंट के अंदर मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं टैक्स कलेक्शन के, वो इनकॉम्पिटेंट है, उनके पास अंडर स्टाफिंग है, उनके पास लोग ही नहीं है। फिर उसके बाद मैं तीसरे पे ये कहूंगा, मैं कहूंगा कि नई टेक्नोलॉजीज नहीं इंट्रोड्यूस हम कर रहे, ऑनलाइन सिस्टम टैक्सेशन का इंट्रोड्यूस नहीं हम कर रहे, हम और इफेक्टिव मेजर्स नहीं ला रहे, हम स्कीम्स नहीं देते टैक्स पेयर्स को, हम इंसेंटिव्स नहीं देते टैक्स पेयर्स को, हम उनको एडवांटेजेस नहीं देते, क्या टैक्स दो तो क्या क्या एडवांटेज होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके सपोर्टिंग एविडेंस डाल दिए। दिस इज द बॉडी, ये आपके पैराग्राफ की बॉडी होती है, एक बात ये रखें। तो हम एक किस्म का मिनी ऐसे लिख रहे हैं, और ये चीज क्या थी, ये आपका इंट्रोडक्शन था आपके पैराग्राफ का। तो मैंने इंट्रोडक्शन एक लाइन में दिया, मैंने बॉडी दिया, और फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस, कि भाई कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है। आप कहोगे सो ओवरऑल वी कुड सी that because of the above given problems and the inefficiencies, the revenue generation in Pakistan hasn't been up to the mark. Simple, मैंने कंक्लूड कर दिया। इसको कंक्लूड करते हुए मेरा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपने इन पैराग्राफ्स को करना है, हर पैराग्राफ के अंदर आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने का आपको फायदा नंबर 1 ये होगा कि हमने पढ़ा कि एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर कहते हैं कि जी सब्सटैंशिएटेड विद फैक्ट्स एंड फिगर नहीं होते स्टूडेंट के आंसर। वो क्यों? क्योंकि वो सपोर्टिंग एविडेंस नहीं दे रहे होते, और सपोर्टिंग एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पैराग्राफ की बॉडी का। तो अगर आप सपोर्टिंग एविडेंस दे रहे हैं तो एग्जामिनर का एक और मसला हल हो गया, जिसके अंदर उसने कहा कि भाई स्टूडेंट एविडेंस बेस्ड फैक्ट नहीं देता। तो यहाँ पे जब आप अब ऐसे आप पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइंग द एग्जामिनर कि आप अब फैक्ट भी दे रहे हैं, आप घुमा फिरा के एक बात नहीं करें। अब एक पैराग्राफ इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेशन इज वेरी लो, इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, पाकिस्तान इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग अप टू द मार्क and people are not giving revenue, the tax collectors are not taking the revenue, so it is a very bad situation। एक ये पैराग्राफ है, ये एक फजूल पैराग्राफ है, ये विदाउट सब्सटैंशिएशन का पैराग्राफ है, इसके अंदर ना कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई सपोर्टिंग एविडेंस है, ना कंक्लूडिंग रिमार्क्स है। सो आप जो अपने पैराग्राफ्स लिखेंगे उसके अंदर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, और बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ। तो इस तरीके से आपने पैराग्राफ्स लिखने, आपका एसे का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो पूरा होता है। These are some of the technical things that you need to keep into your mind.
ओके, लेट्स मूव टू द फाइनल पार्ट विच इज द कंक्लूजन. अगेन कंक्लूजन के अंदर मैंने आपको कहा था कि व्हाट डज दिस डिनोट. यहां कन्वर्जेंस से हम डाइवर्जेंस पे जा रहे हैं. देखें, फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, ड्रॉ टुगेदर योर फाइंडिंग एनालिसिस फ्रॉम ईच सेक्शन ऑफ योर आर्गुमेंट. कंक्लूजन समेट रहे हैं. 10% होता है ये आपका, और आप कंक्लूजन होता है आपने जो कुछ लिखा है आपने उसको समेट के खूबसूरत अल्फाजों में कंक्लूड कर देना है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, इट इज द समरी ऑफ मेन पॉइंट्स. आपका फाइनल कमेंट, पैराफ्रेज व्हाट इज इन द इंट्रोडक्शन. जो इंट्रोडक्शन के अंदर है उसको पैराफ्रेज, उसको उसके अल्फाज डिफरेंट करके लिख दो. यानी इंट्रोडक्शन को उल्टा करके लिख दो, यानी उसको पैराफ्रेज करके लिखो. किस तरह आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो स्पेसिफिक हो गए पॉइंट्स बताए हुए हैं आप उनको एक बार ही लिखेंगे. आप कहेंगे कि इन द लाइट ऑफ द अबव आर्ग्यूमेंट्स with respect to fiscal account, fiscal deficit, current account deficit, circular debt, low revenue generation, we see that Pakistan's economy is not thriving. आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन का जो थर्ड पॉइंट है उसको आपने लाके रख दिया पहले पे, जो आपका इंट्रोडक्शन का थर्ड पॉइंट है. फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसके पाकिस्तान की इकोनॉमी से थोड़ा सा बाहर आई डाइवर्ज. आपने कहा सो दिस इज द रीजन दैट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज नॉट थ्राइविंग. तो यानी जो सेकंड पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन का था वो इधर सेकंड ही रहेगा. और फिर आपने जो इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट था जो जेनेरिक था उसको आपने लिख देना है. आपने एंड पे ये लिखना है, सो वी कुड सी दैट अनटिल और अनलेस पाकिस्तान डज नॉट इम्प्रूव इट इकोनॉमी, the overall status of the country would not be improved. Pakistan's domestic standing, Pakistan's regional standing, Pakistan's international standing would not improve. ये आपने पॉइंट 3 कर दिया. So this is like the reverse of what, of your introduction. यानी जो आपका इंट्रोडक्शन का तीसरा पॉइंट था वो आपने यहाँ पे पहला बनाया, जो दूसरा पॉइंट था वो दूसरे पे ही रहा, और जो आपका तीसरा पॉइंट था वो आपका पहला पॉइंट. अब जब आप इन सारी चीजों को नोट करें तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है ऐसे का. हर पैराग्राफ पे फोकस करना है, इंट्रोडक्शन पे फोकस करना है. इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स हैं, कंक्लूजन के 3 पार्ट्स हैं, बॉडी के अंदर पैराग्राफ के 3 पार्ट्स हैं. ये चीज आप लोगों को तब समझ आएगी जब आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अपने दिमाग के एंड पे इस स्ट्रक्चर को बिठा ले और इस स्ट्रक्चर को समझ ले. Before I move forward, I would like to see that if you guys have any problems, I will address all the questions related to the essay at the end. Talha Abbas, yes, the lecture will get retained and will, okay. Please give me an indication that everything up till now is clear ताकि मैं आगे proceed करूं. I would want to see your comments in terms कि आप लोगों को जो मैंने अभी पीछे समझाया है वो आप लोगों को क्लियर समझ आ रही है. अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस तो आप काइंडली मुझे दें ताकि मैं फिर बाकी लेक्चर्स पे भी प्रोसीड करूं. I'll just connect my battery, so just give me 2 minutes.